अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें सबसे पहले है ऑडिट एविडेंस। फिर ऑडिट एविडेंस किस तरह का होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, फिर उसके बाद रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी क्या होगी उसके अंदर, इसके बारे में हमने सारा कुछ मैंने डिस्कस करना है आज। सबसे पहले देख लेते हैं ऑडिट एविडेंस होता क्या है। ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पर ऑडिटर जो होता है ना, उसने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। इसको ऑडिट एविडेंस कहते हैं। यानी जब भी आप कोई भी नतीजा अखज़ करने लगते हैं ना, तो उससे पहले जो है आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई मालूमात होनी चाहिए। उस मालूमात की बिना पर जो होता है ना, आपने कोई रिजल्ट देना होता है कि उसके बाद में रिमार्क्स लिखने होते हैं, रिपोर्ट देनी होती है। इसको जो है ना, जो मालूमात होती है ना, उसको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। उसके बाद हमने देखना है कि जो एविडेंस होता है ऑडिट एविडेंस, उसको किस तरह का होना चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब सफिशिएंट क्या मतलब क्या होता है। सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ऑडिट एविडेंस जो है ना, वो इतना मजबूत होना चाहिए या इतनी ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, यानी कि आपको 2 से 3 जगह से आपने कंफर्म कर लिया, उसको जो है सफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास कितने क्वांटिटी में आपके पास ऑडिट एविडेंस है, यानी कहाँ कहाँ से आपने ऑडिट एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया ना, इसे कहते हैं सफिशिएंसी। अब सफिशिएंसी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है। अब सफिशिएंसी सबसे पहले जो है, जब जितना ज़्यादा रिस्क है ना एक चीज़ के अंदर, जब भी आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, अब आपने उसमें रिस्क देखना होता है वो ज़्यादा है थोड़ा है। अगर कीमती चीज़ है तो ज़्यादा रिस्क होगा, अगर नहीं ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है तो उसमें रिस्क जो है वो कम होगा। जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना सफिशिएंट एविडेंस आपको चाहिए होगा, यानी कि उतना ज़्यादा जो है ना आपको एविडेंस चाहिए होगा। 2 से 3 जगह से आपने कंफर्मेशन करनी है, 4 जगह से 5 जगह से, ये रिस्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि आइटम जो जिसको आप एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी मटीरियलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको एविडेंस भी ज़्यादा चाहिए होंगे, अगर वो कम कॉम्प्लेक्स है तो आपको एविडेंस भी कम चाहिए होंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है ना, लोग जो है ना उतना ज़्यादा जो है उस पर फ्रॉड भी नहीं करते, ऐसा कोई मसला नहीं होता। और जितनी ज़्यादा मटीरियलिटी कम होती है, उसकी कीमत वगैरह कम होती है, उसमें भी जो है वो इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, तो उसमें एविडेंस कम चाहिए होता है। ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस। इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है कि ऑडिटर का नॉलेज कितना है। अगर ऑडिटर के पास एक्सपीरियंस और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उसके लिए उसको पता चल जाता है जल्दी से कि ना जो सफिशेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। और ज़्यादातर जब एक्सपीरियंस ऑर्डर आता है ना आपके पास, तो उसके लिए सफिशेंट जो होता है ना मिकदार में, क्या कहते हैं, एविडेंस, वो जो होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि ना उसे अगर वो 1 से 2 जगह से पता कर लेगा ना, तो उसके बाद इतना एक्सपीरियंस गेन होता है कि ना उसको उससे पता चल जाता है कि ये जो है बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने, उसको कोई 10 जगहों से पता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है ना सफिशेंसी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अच्छा, क्वालिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने ज़्यादा मजबूत ज़राए से आपको जो है ना ऑडिट एविडेंस मिला है। एक बहुत करीबी रिश्तेदार से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाए, एक बहुत दूर के रिश्तेदार से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाए, तो जो करीबी वाला होगा उस बंदे को सारा कुछ पता होता है, उसके बिजनेस डिटेल्स क्या चल रही है। तो ठीक है, उसके जो ऑडिट एविडेंस होगा ना, वो दूर वाले से जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो क्वालिटी जो है ना वो इस तरह जो है ना डिपेंड कर रही होती है। दूसरा ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना क्लाइंट का, वो भी अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको ऑडिट एविडेंस जो है वहाँ से आराम से मिल जाता है और उस पर आप डिपेंड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वीक है ना, उसमें खामी है, तो वहाँ पे जो है उस पर आप इतना डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है सफिशिएंट होने के लिए सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट होता है, सफिशिएंसी सब पे डिपेंड करती है। सफिशिएंसी जो थी वो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट एविडेंस है ना, ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे जो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो है ना उसकी क्वालिटी बेहतर है ऑडिट एविडेंस की, कितना ज़्यादा मजबूत ऑडिट एविडेंस आपको मिल गया। ये जो है रेलिवेंस पर डिपेंड करता है, इसकी रिलायबिलिटी देखनी होती है। अप्रोप्रिएट में जो है ना हम ये सब कुछ देखते हैं। अब हमने जो है रेलिवेंस के बारे में डिस्कस करना है। रेलिवेंस क्या होता है। रेलिवेंस का मतलब ये है कि आपने देखना होता है कि जब भी आप ऑडिट करने गए हैं ना, तो आपने देखना ये काम हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे ये काम कैसे परफॉर्म हुआ, ये सब कुछ आपने वहाँ पर देखना होता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखना कि इन्वेंट्री यहाँ पे पूरी की पूरी मौजूद है जो पेपर्स में दिखाई गई है। ठीक है, वो आपने उसके रेलिवेंट प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है इन्वेंट्री की, और आप प्रोसीजर जो है किसी और चीज़ के परफॉर्म करी जा रहे हैं, तो वो रेलिवेंट प्रोसीजर्स नहीं है, उसका रेलिवेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है ना आपको ख़राब हो जाता है। इसी तरह जो है ना जब भी आपने देखना है कि आपके पास जो है, आप जब भी आप कंप्लीटनेस चेक करेंगे ना, तो आपने देखना होता है
कि वहाँ पे आप वेयर हाउस में जाते हैं, वेयर हाउस में जाके आप देखते हैं कि हाँ भाई ये वाली इन्वेंट्री यहाँ पड़ी हुई है और ये वाली लिखी भी हुई है, लेकिन आपने कोई और प्रोसीजर शुरू कर दिया वहाँ पे जाके आपने किसी से कोई लेना देना शुरू कर दिया, तो ये जो है ना ये मसला पड़ जाता है, ये रेलिवेंसी में नहीं आता। तो आपको इन प्रोसीजर्स का जो है ना खास ख्याल रखना होता है। अब हर चीज़ अब हर चीज़ के लिए जो है ना वो डिफरेंट जो है ना सब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, अगर आपके पास कोई टेंजिबल एसेट है, कोई भी एसेट आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि भाई साहब ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी मलकियत किसके पास है। हो सकता है वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का एसेट पड़ा हो, ठीक है। तो हर किसी के जो है ना प्रोसीजर जो है ना डिफरेंट है। उसकी आपने मलकियत चेक करनी है तो उसके प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, उसकी आपने एग्जिस्टेंस चेक करनी है, आप फिजिकली जाके उसको देख लेंगे तो उसको आपको पता चलेगा। अब मलकियत चेक करने के लिए आपको उसके पेपर्स देखने पड़ेंगे कि पेपर्स जो हैं वो उसमें क्या उसका ओनर कौन है, ठीक है। उसमें ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना इसमें जो है इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं ना, वो भी उसके ऊपर भी आप ऑडिट करते हैं, यानी कि उनको भी देख रहे होते हैं बीच में, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, आपने उस पर ओपिनियन देना होता है अपना, कभी कभार आप दे सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल जो है ना ये भी जो है ना इफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है ना, तो आप जब उनके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे, उनके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि भाई ये वीक है। और अगर आपके इंटरनल कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, तो आपको बता देगा कि आपको जो है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इससे इंफॉर्मेशन जो मिलेगी ना वो आपको, वो जो ठीक होगी, वो गलत नहीं होगी। उसके बाद आपने जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, उसका कोई भी हिस्सा चेक करना है, उसके रेलिवेंट प्रोसीजर जो है आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसी से आपको एविडेंस मिलेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको एविडेंस नहीं मिलेगा रेलिवेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रेलिवेंसी चेक करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है ना वो हमने पढ़ना रिलायबिलिटी क्या होती है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि डॉलर्स रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है कि कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, ये आपका कितनी देर साथ देगा, इसके बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ रिलायबिलिटी में आता है, ठीक है। अब जब भी आप एविडेंस ऑब्टेन करते हैं ना, अगर इंटरनली आप किसी से भी इंटरनल कंट्रोल से एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो अगर आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो है रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पेपर है, उसके ऊपर जो है हर पेपर के ऊपर जो है ना 1 2 3 नंबरिंग हुई हुई है, और एक पेपर है जिसके ऊपर नंबरिंग नहीं हुई हुई। तो कौन सा जो चीज़ है वो रिलायबल है? रिलायबल वो चीज़ है जिसके ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है कि रिलायबिलिटी किस तरह चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर एविडेंस आपको मिला, एक उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया और एक फोटोकॉपी मिल गया, तो दोनों में से कौन ज़्यादा रिलायबल होगा? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा ना वो ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। इस तरह जैसा ब्रांड और रेप्लिका में फ़र्क होता है, ये ओरिजिनल और कॉपी का जो फ़र्क है। उसके बाद जो है ना एविडेंस आपको ज़ुबानी कलामी बता रहा है कि भाई साहब इस तरह हुआ था सब कुछ, लेकिन एक बंदा आपको डॉक्यूमेंटेड दे रहा है, तो डॉक्यूमेंटेड जो है वो ज़्यादा रिलायबल होगा और जो ज़बानी कलामी है वो कम रिलायबल होगा। अब जब भी आप एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ना, अगर आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पार्टी से ऑब्टेन करते हैं एविडेंस, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि उसके पास किसी का भार नहीं होता। लेकिन आप किसी इंटरनल बंदे से जो है वो पूछेंगे, उसके एविडेंस देना चाहेंगे, तो उसकी कोई ना कोई जो है ना कंपनी के अंदर जो है कोई मुफाद होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है कि वो गलत एविडेंस आपको प्रोवाइड कर दे। लेकिन इंडिपेंडेंट बंदा जो है आपको जो है सही एविडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो एविडेंस ऑडिटर खुद जाके किसी से लेता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, रिलायबल होता है। और जो इनडायरेक्टली किसी से मंगवाता है, किसी के थ्रू मंगवाता है, वो जो है कम रिलायबल होता है। तो ये सारा जो है ना रिलायबिलिटी में आता है। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।